सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ का जो एग्जामिनेशन होता है दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। मॉडल पेपर है ये उसका, एक ज्वेलरी नर्स मिडवाइफ का, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनल ईयर का ये है। तो इसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो ट्रू एंड फॉल्स, जो 15 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे, और जो 5-5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन 4 करने के लिए, उनको हम मतलब शॉर्ट टाइप आंसर को देखेंगे। तो ये देखिए, अगर आप लोग मॉडल पेपर को देख लेते हैं, तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी अगर आप मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो आपकी ये है कि 70% नंबर आपके बन जाते हैं इससे, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन होता है मॉडल पेपर से ही आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचर। यह सूचर भ्रूणीय कपाल की दो पेराइटल हड्डियों के बीच में पाया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा सूचर है जो दो पेराइटल हड्डियों के बीच में पाया जाता है। तो वो कौन सा सूचर है, वो है सेजाइटल सूचर। आंसर भी सही हो जाएगा। जिसने भी आंसर लगाया सही लगाया है, सेजाइटल सूचर राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था का जो प्रथम संभावित चिन्ह होता है, जिसको हम कहते हैं पॉसिबल साइन, वो कौन सा होता है। तो वो जो हम कहते हैं जिसको पॉसिबल साइन, उसको हम क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्विकनिंग हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि सामान्य जगह पर स्थित आवल के समय से पहले अपनी जगह से अलग हो जाने को क्या कहते हैं। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज काट। मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो जब अपने समय से पहले क्या करता है कि अपनी जगह से हट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो जो गर्भाशय होती है उसकी बाहरी परत जो होती है उसको हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, और जो बीज की परत होती है उसको हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। एंडोमेट्रियम उसे कहते हैं जो एकदम आंतरिक परत होती है, उसको एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और मायोकार्डियम उसको कहते हैं, जैसे जो कार्डियन की लेयर होती है, हृदय की जो हमारी परत होती है, वो जो बीज की परत होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। तो कभी कभी हृदय का भी पूछ लेता है, हृदय में भी सेम परत पाई जाती है बस उसके क्या होता है कि उसमें कार्डियम लग जाता है, और जो यूट्रस की लेयर होती है उसमें मैट्रियम लग जाता है। तो उसमें होती है मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फिर वो ट्रू एंड फॉल्स लगाना है, जिसमें सर्जरी द्वारा गर्भाशय को निकालने को हिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो सबसे सही बात है कि जब सर्जरी द्वारा यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं। ये बात सही है। जन्मजात जटिलता जन्म के बाद होती है, ये बिल्कुल गलत है कि जन्मजात, जैसे कि देखिए ये पहले से ही ये तय कर रहा है कि जन्मजात इसमें बोल रहा है, मतलब जन्म से ही जो हो। जन्मजात मतलब जन्म से ही जो बीमारी हो उसको हम क्या कहते हैं, जन्मजात बीमारी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जन्मजात जटिलता जन्म के बाद होती है, तो ऐसा नहीं है, जन्म के समय ही वो होती है। गर्भवती गर्भाशय का वजन 1000 ग्राम होता है। तो जो ये फीमेल होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका 9 से 10 गुना जो होता है उनका वजन वो बढ़ जाता है यूट्रस का। तो ये 1000 होता है, ये बात सही है। इनसे पहले स्कल स्कल जो होती है, स्कल की थोड़ी या पूर्ण अनुपस्थिति है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज वन आर्टरीज एंड टू वेन इन अम्बिलिकल कॉर्ड। तो एक नाभिनाल में एक धमनी और दो सिरा होता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक धमनी और दो सिरा नहीं होता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव लिक्विड एमनी इन द यूट्रस इज कॉल्ड। देखिए जो होता है एमनी यूट्रस में प्रेजेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। सुनहरे रंग का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किस चीज़ का संकेत करता है, तो वो संकेत ये करता है कि आरएच इनकम्प्लिबिलिटी का, मतलब आरएच से रिलेटेड डिजीज है बच्चे में, जिसका संकेत करता है अगर गोल्डन मतलब सुनहरे रंग का होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसके भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि रेड कलर का हो जाए तो क्या करता है, तो हेमरेज को ये दर्शाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसमें भी कॉजेज होती हैं।
ऑक्सीपिटल परिधि जो होती है, ऑक्सीपिटल परिधि वो कितने सेंटीमीटर की होती है ये बात कर रहा है। उसका डायमीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, तो वो 11.5 सेंटीमीटर का होता है। माँ के द्वारा महसूस किया जाने वाला बच्चे का पहला जो हलचल होता है उसको हम क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें भरेंगे हम क्विकनिंग। प्लेसेंटा की मैटरनल सरफेस की संख्या कितनी होती है, तो जो प्लेसेंटा होती है उसकी मैटरनल जो सरफेस होती है उसकी संख्या 35 होती है। तो ये पूरी बात हो गई 15 नंबर का। अब हम बात करते हैं जो 20 नंबर का आता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन को करना रहता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हम बहुत बार आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी बता देते हैं। तो देखिए एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको एक जो पेज होता है उसमें लिख देंगे तो आप हो जाएगा। एक जैसे कि पेज इस तरीके से होता है ना, एक आगे एक पीछे, तो इतना लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है, नहीं तो आपका पेज भी कम पड़ सकता है। तो बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है प्रत्येक महिला में रिप्रोडक्टिव एज 13 से 45 के दौरान 26 से 30 दिनों के अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा जो होता है तथा या अन्य पदार्थों से मिश्रित होकर रक्त का जो बाहर आता है विजाइना के थ्रू रक्तस्राव होने लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसकी अवधि जो होती है वो 3 से 5 दिन की होती है। एक महिला को जीवन में जब प्रथम बार आता है मेंस, तो उसको हम मेनार्की के नाम से जानते हैं। और 45 से 50 की उम्र में जब मेंस स्वतः ही बंद हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ये आपको पहले लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि इसके जो स्टेज होते हैं वो कितने होते हैं। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद उसमें लिखना है कि प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। अब प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है इसको जान लीजिए। तो यह अवस्था मेंस्ट्रुअल साइकिल की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ हो जाती है तथा ओवुलेशन होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। सामान्यतः इस अवधि के दौरान 9 से, इसकी जो अवधि होती है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 9 से 10 दिन का होता है। 5-6 दिन से, मतलब 5वें-6वें दिन से लेकर 14वें दिन तक इसकी अवस्था रहती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे बेसल लेयर, फंक्शन लेयर, ये सब होती हैं। तो ये शॉर्ट टाइप में है तो इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो अवस्था आती है वो स्रावी अवस्था कहते हैं इसको, या फिर सेक्रेटरी फेज भी आप कह सकते हैं। तो मासिक चक्र की यह अवस्था ओवुलेशन के साथ प्रारंभ होती है, मतलब जो ओवुलेशन होता है उसी के पश्चात ये प्रारंभ हो जाती है तथा मेंस्ट्रुएशन के लगभग 2 दिन पहले समाप्त हो जाती है। अर्थात यह अवस्था जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें दिन से लेकर लगभग 26वें दिन तक पाई जाती है। ओवुलेशन के बाद ओरियन फॉलिकल्स को आसारित करने वाली कोशिकाएं अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती हैं। अब बात करते हैं कि जो थर्ड अवस्था आती है वो प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल की आती है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज आती है। ये मासिक चक्र की यह अवस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने की लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के 27वें दिन या 28वें दिन पाई जाती है। ओवम के फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण इस दौरान क्या होता है कि कार्बस ल्यूटियम जो होता है वो नष्ट होने लगता है तथा इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो क्या होता है, तो इस अवस्था के दौरान जो वेजाइना होता है उससे ब्लीडिंग होती है तथा इसकी अवधि 3 से 5 दिन की होती है। बस आपको इतना ही लिखना है। और अगर आपको इसके डिटेल के बारे में जानना है तो मैं एक 3D वीडियो बनाई हूँ, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ किस तरीके से ये होता है, तो उसको आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो पेल्विस जो होता है वो कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो स्पाइन या बैकबोन की जांच की हड्डियां या फीमर से जोड़ता है। मतलब जो पेल्विस होता है वो कंकाल तंत्र का वह भाग होता है जो हमारा स्पाइन होता है, बैकबोन होता है, उसको जांघ की हड्डियों जैसे जिसे हम थाई बोन कहते हैं उससे जोड़ने का काम करता है।
इसका कार्य क्या होता है कि बैठी हुई अवस्था में शरीर के ऊपरी भाग के वजन को वहन करना तथा खड़ी हुई अवस्था में या चलती हुई अवस्था में इस भार को एक्सियल स्केलेटन की ओर स्थानांतरित करना ही इसका काम होता है। अगर ऑब्स्टेट्रिक की दृष्टि से देखें तो लेबर के दौरान फीटस जो होता है वो मादा की पेल्विस से होकर ही बाहर आता है। यही कारण है कि मादा की पेल्विस में कुछ विशेष अनुकूल पाए जाते हैं जो कि फीटस के जनन की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। जैसे कि मादा की जो पेल्विस होती है वो नर की जो पेल्विस होती है उसकी तुलना में ज़्यादा चौड़ी होती है। अब स्ट्रक्चर आप पेल्विस देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या होते हैं। तो पेल्विस जो होता है वो 4 अस्थियों से मिलकर बना होता है, 2 इनोमेट बोन और 1 सैक्रम बोन और 1 कॉक्सिक्स बोन। 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। देखिए क्या होता है कि प्रत्येक इनोमिनेट बोन के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक जो इनोमिनेट बोन होता है उसके 3 भाग होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो प्यूबर्टी तक ये अलग अलग होती हैं, बट जब वयस्क अवस्था में ये क्या होती हैं, तीनों जुड़ जाती हैं। इलियम जो होता है यह इनोमिनेट या हिप बोन का सबसे बड़ा भाग होता है। इनोमिनेट का सबसे ऊपरी भाग बनाता है ये। तो इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि 5 ही नंबर का है। इसके बाद आपको लिखना है क्या कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, जो फीमेल पेल्विस होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में, और डायमीटर वगैरह के बारे में भी है। तो वो सब 5 नंबर में है, तो इस सबको नहीं लिखना है, बस टाइप्स लिखना है। उसके बाद तो टाइप्स में हो गया ब्रिम या इनलेट की साइज के आकार पर जो फीमेल पेल्विस होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, गायनकॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड, एंड्रोइड और पॉलीपेप्टाइड। तो गायनकॉइड जो होता है उसको देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। इसे जीनियन फीमेल पेल्विस कहते हैं, मतलब ये सबसे अच्छा पेल्विस माना जाता है और सबसे सुगम माना जाता है एक फीमेल के लिए। अगर लीवर की दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छा होता है, और 50% फीमेल में इस प्रकार की ही पेल्विस पाई जाती है। इसका आकार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो आकार होता है वो राउंड शेप का होता है। इसको आपको नोट करना है कि जो गायनकॉइड पेल्विस होता है उसका आकार राउंड शेप का होता है। एंड एंथ्रोपॉइड जो होता है, एंथ्रोपॉइड ये 25% महिलाओं में पाया जाता है। इसकी कोई हिंदी नहीं है तो आप एंथ्रोपॉइड ही लिखना है आपको। 25% महिलाओं में ऐसी पेल्विस पाया जाता है। ये भी, इसका जो सुपाइन एंगल होता है वो हल्का सा कतरा होता है। लीवर की दृष्टि से ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है। एंड्रॉइड की बात करें, अच्छा जो एंथ्रोपॉइड होता है उसका जो आकार होता है ना वो ओवल शेप का होता है। किस आकार का? ओवल शेप का। एंड्रॉइड जो होता है इसका ब्रिम या इनलेट जो होता है वो त्रिकोणाकार का होता है। इसके आगे हम कह सकते हैं एंड्रॉइड जो होता है वो हार्ट शेप का होता है। ये जो होता है वो सामान्यतः छोटे कद वाली महिलाएं या फिर जो भारी महिलाएं होती हैं जिनका वजन ज़्यादा होता है उनमें ये पाया जाता है। पॉलीपेप्टाइड पेल्विस, ये लगभग 5% फीमेल में पाया जाता है, और जो पॉलीपेप्टाइड वेन होता, सॉरी जो पेल्विस होता है उसका जो आकार है वो किडनी के शेप का होता है। तो ये भी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है लीवर की दृष्टि से अगर देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अगर बच्चे का वजन कम रहता है या फिर बच्चा जो होता है वो प्री टर्म बेबी होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि केएमसी दिया जाता है, कंगारू मदर केयर दिया जाता है। उसमें या तो माँ या फिर जो माता है उसके घर का कोई भी फैमिली मेम्बर बच्चे को केएमसी दे सकता है। इसमें क्या करना रहता है कि जो बच्चा होता है उसको अपने जो भी इंसान ड्रेस पहना रहता है उस ड्रेस के अंदर अपने डाल के अपने चेस्ट के पास से लगा कर रखना होता है। यही होता है केएमसी, कंगारू मदर केयर देना। ये सामान्यतः प्रीटर्म लेबर में दिया जाता है जब बच्चे का जो होता है कि हाँ, प्रसव जो होता है बच्चे का, मतलब बच्चा पहले बाहर आ जाता है, जैसे जितना वीक्स रहता है उसके पहले ही, जब लेबर की प्रक्रिया होने से पहले ही, जैसे 7 वीक का बेबी हो गया, 8 वीक का बेबी हो गया, जब ये सब ऐसे बच्चे बाहर आ जाते हैं, पहले ही हो जाते हैं, तो उनमें ये कंडीशन दी जाती है। और या फिर बच्चे का वजन 2.5 से 3 तक है अगर, तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे जैसे कि 1.5 किलो का ही बच्चा है तो इसके लिए भी केएमसी दिया जाता है। अब नेक्स्ट है कि अबगार स्कोर क्या होता है, उसको देख लीजिए।
तो अपगार स्कोर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, शिशु का जो आरंभिक आकलन होता है, नवजात शिशु का जो आरंभिक आकलन होता है, वो अपगार स्कोर द्वारा ही दिया जाता है। यह एक गणितीय विधि है जिसमें जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वर्जीना अपगार द्वारा सन 1952 में विकसित किया गया था। अपगार स्कोर के दौरान 5 चीज़ों को देखा जाता है। एक रिस्पायरेशन रेट, जिसको हम श्वसन दर कहते हैं, हृदय की धड़कन का दर, जिसको हम हार्ट रेट कहते हैं, मांसपेशियों में तनाव, जिसको हम मसल टोन्स कहते हैं, प्रतिवर्तों में उत्तेजना, जिसको हम रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी कहते हैं, त्वचा का रंग, जिसको हम स्किन कलर कहते हैं। तो ये 5 चीज़ों को देखा जाता है। अपगार स्कोर द्वारा नवजात का असेसमेंट जन्म के पहले मिनट तथा 5वें मिनट पर किया जाता है। आकलन के दौरान नवजात की जो स्थिति होती है उसके आधार पर, लक्षण के आधार पर 0, 1 अथवा 2 अंक दिए जाते हैं। सामान्यतः जो न्यूनेट का अपगार स्कोर जन्म के पहले मिनट की तुलना में 5वें मिनट पर अधिक अच्छा होता है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद न्यूनेट जो होता है डिप्रेशन अधिक, मतलब ये सब बाहरी वातावरण में आया रहता है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अपगार स्कोरिंग का ये सब किया जाता है, ठीक है। जो अपगार स्कोर होता है इसमें अगर 10 पॉइंट मिलता है तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ माना जाता है। अगर 8 पॉइंट मिलता है तो भी बच्चा, मतलब तब भी 8 से 10 तक तो स्वस्थ ही माना जाता है, लेकिन उसके बाद अगर 5 से 7 के बीच में आता है तो थोड़ी उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, लेकिन अगर 5 से भी नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती है अपगार स्कोर के लिए। तो इसमें ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। और अपगार स्कोर का अगर डिटेल अध्ययन करना है तो आप मेरी वीडियो पड़ी हुई है, एक टॉपिक वाइज वीडियो में डाली हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं बस उतनी ही चीज़ें बता रही हूँ जितना कि आप समझ जाएँ और पेपर में देख सकें, क्योंकि 5 ही नंबर का है तो ये सब होता है, ठीक है। और अपगार स्कोर का एक आपको जब एग्ज़ाम में आए तो आपको चार्ट बनाना है जिसमें कि ये 5 चीज़ों को लिखना है और उसके बाद उसमें दर्शाना है कि कलर कितने होते हैं, क्योंकि ऐसे मैं अभी इससे बताऊँगी तो नहीं समझ में आएगा। इसकी एक डिटेल वीडियो लाऊंगी तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, तो माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी को जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, जब कोई भी महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइनर डिसऑर्डर आ जाते हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान देखे जाते हैं और फिर जैसे ही प्रेगनेंसी समाप्त हो जाती है उसी के दौरान वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है मॉर्निंग सिकनेस। यह प्रेगनेंसी के दौरान पाया जाने वाला सबसे सामान्य लघु विकार होता है जो प्रायः प्रेगनेंसी के प्रथम ट्राइमेस्टर में पाया जाता है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिला के प्रातः समय उठते ही क्या होती है कि वोमिटिंग होती है या नोजिया या वोमिटिंग होती है। साथ ही महिला जैसे मिचलाना, मन मिचलाने लगता है उसका, इस तरीके की समस्याएं देखी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान जो HCG हार्मोन होता है उसका असर बढ़ जाता है, जिसके कारण ये होता है। लेकिन ये प्रातः भवन के उपचार की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए कि मसालेदार सब्जियों वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए और सबसे पहले बिस्तर से उठने से पहले ही कुछ चाय ब्रेड ये खा लेना चाहिए, उसके बाद बिस्तर से उठना चाहिए। जो जैसे ही ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, प्रथम 3 ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर आता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो उसके दौरान ये समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि अम्ल शोध, जिसको हम हर्ट बर्न कहते हैं। इसे पायरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मीडिया स्टेनल क्षेत्र में जलन युक्त दर्द होता है। इसका कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो स्टमक के मध्य पाए जाने वाले कार्डियक में चला जाता है या फिर जैसे शिथिल हो जाता है। फलस्वरूप स्टमक में मौजूद जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो ग्रसिका में उल्टा प्रवाह करने लगते हैं। यही उल्टा प्रवाह जलन युक्त संवेदना का कारण बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गर्भवती महिला में थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करना चाहिए। आहार में अत्यधिक स्पाइसी या फैटी फूड नहीं खाना चाहिए। खाने के तुरंत बाद महिला को सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद लगभग आधे घंटे तक क्या करना चाहिए कि अपराइट करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन ये समस्या आ जाती है
तो इसका जो कारण क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर बढ़ जाने के कारण आहार नाल की क्रियाशीलता जो होती है वो कम हो जाती है। गर्भावस्था की अवधि के बढ़ने के साथ साथ महिला की जो फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना भी इसके अंतर्गत शामिल रहता है, इसी कारण के अंतर्गत। तो इसके उपचार के लिए करना चाहिए कि गर्भवती महिला को आहार में पर्याप्त मात्रा में रोजांस देने चाहिए। महिला को प्रतिदिन मात्रा में फ्लूइड वाले भोजन ज़्यादा लेने चाहिए। वेरिकोस वेन होता है, ये भी समस्याएं देखी जाती हैं। यह समस्या जो होती है वो सामान्यतः तृतीय सेमेस्टर के अंतिम समय या तृतीय जो थर्ड सेमेस्टर होता है के दौरान उत्पन्न होती है। वेरिकोस वेन की समस्या प्रेगनेंसी के प्रथम बार उत्पन्न हो सकती है अथवा पहले ही मौजूद समस्या प्रेगनेंसी के दौरान और अधिक विकराल ले लेती है। इसका कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर के प्रभाव से वेन की चिकनी पेशियाँ होती हैं वो फैल जाती हैं, जिससे कि क्या होता है कि रक्त प्रवाह कम हो जाता है और इन फैली हुई वेन के वॉल्व्स जो होते हैं वो शक्तिहीन हो जाते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं देखी जाती हैं। से एक होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन होता है। तो मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या सामान्यतः प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में पाई जाती है। ये समस्या जो होती है वो लेग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो कारण इसका यही होता है कि विटामिन B1 की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण से ये होता है। और इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, फिर भी ऐसा माना जाता है कि सीरम और कैल्शियम का जो स्तर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो इसके उपचार के लिए महिला को नियमित घूमने तथा हल्की एक्सरसाइज करने की सलाह देनी चाहिए और कैल्शियम, विटामिन B1 इन सब का सेवन करने के लिए कहा जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जिसमें बार बार यूरिन त्याग करने की समस्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान होती है। प्रेगनेंसी के लगभग 12 सप्ताह बाद यह समाप्त हो जाती है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है के दौरान यह फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो इसके उपचार के लिए महिला को क्या करना चाहिए कि आश्वस्त करना चाहिए कि यह समस्या प्रेगनेंसी के कारण शरीर में हुआ है, उसी की वजह से ये परिवर्तन हो रहे हैं, बाद में ये सही हो जाएगा। और एक होता है कि बैकबोन, कमर में दर्द होता है। प्रेग्नेंट वुमेन में कमर में दर्द की शिकायत सामान्यतः जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसके दौरान देखी जाती है। कारण इसका होता है कि पेल्विस की संधियों का शिथिल हो जाना या फिर मांसपेशियों में जकड़न हो जाना या फिर यूरिन जहाँ से पास आउट होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होना, गर्भावस्था के दौरान ऊंची एड़ी की चप्पलें पहनना, इन सब की वजह से भी होता है। इसका ट्रीटमेंट है कि महिला की गर्भावस्था के दौरान ही सही पोस्चर बनाए रखने की सलाह देनी चाहिए, मतलब सही पोजीशन में वो रहे ऐसी सलाह देनी चाहिए। सख्त बिस्तर पर आराम करना लाभदायक होता है। मूर्छा आना या चक्कर आना, तो ये भी संभावना ये शुरुआत में ही देखी जाती है और अंतिम महीनों दिनों तक, मतलब अंतिम तक ही देखी जाती है। स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है और लास्ट तक ही देखी जाती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में यह समस्या प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के स्तर के बढ़ जाने के कारण होती है। इसका उपचार यही है कि गर्भवती महिला को लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़ा नहीं रहना चाहिए। यही सब समस्याएं होती है और ब्रेस्ट टेंडरनेस भी आ जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि होने के कारण महिला में ब्रेस्ट टेंडरनेस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नींद नहीं आना, तो गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट के कारण बार बार नींद खुल जाता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, रात्रि में बार बार यूरिन त्याग करने की वजह से भी नींद नहीं आती है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं और इसका जो डिटेल वीडियो है वो पड़ जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलॉन्ग लेबर, दीर्घकालीन प्रसव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सामान्यतः लेबर होता है, प्रसव होता है, उसकी कुल अवधि 12 से 14 घंटे तक होती है। लेकिन जब लेबर की अवधि प्रथम एवं द्वितीय अवस्था की कंबाइंड अवधि जैसे कि 18 घंटे से अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर। जैसे कि 12 से 14 घंटे हम लोग जानते हैं कि 12 से 14 घंटे में लेबर की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लेकिन जब यही लेबर की प्रक्रिया 18 घंटे से ज़्यादा भी लगने लगती है तो इसी को हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं।
WHO के अनुसार यदि प्रसव के समय कम से कम 4 घंटे के ऑब्जर्वेशन के दौरान सर्विक्स का डायलेशन की दर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे से भी कम होती है और गर्भस्थ शिशु के नीचे खिसकने की जो दर होती है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे से कम हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है? प्रोलॉन्ग लेबर कहलाती है। मतलब अगर जब ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है महिला को और जो डायलेशन की दर होती है, सर्विक्स की खुलने की दर होती है, वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे से भी कम हो, मतलब 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर भी ना डायलेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। लंबी प्रसव के कारण क्या होते हैं? प्रोलॉन्ग लेबर के क्या कॉजेज होते हैं? तो शक्ति में गड़बड़ी, जैसे कि ये होता है कि प्रसव प्रक्रिया सामान्य रूप से घटित होने के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन संबंधी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि गर्भाशयिक इनरेशिया, ये सब आ जाती हैं, तो उस कारण से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन बनती है। मार्ग में गड़बड़ी, जैसे कि जिस तरीके से वेजाइना के थ्रू आता है तो वहाँ पे डायलेट होने में कुछ गड़बड़ी हो जाए। यहाँ मार्ग में तात्पर्य क्या है कि पेल्विस तथा जननाल से है। मार्ग संबंधी निम्न गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण भी ऐसी स्थिति देखी जाती है। सिर श्रोणि असमानता, जिसको सिफेलोपेल्विक डिज कहते हैं, तो फीटल हेड के आकार के सामान्य होने पर परंतु पेल्विस के संकीर्ण होने पर, जो पेल्विस होता है वो सकरा हुआ होता है, उसके कारण भी क्या होता है कि प्रोलॉन्ग लेबर की कंडीशन देखी जाती है। सर्वाइकल डिस्टोसिया, जब पर्याप्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी सर्विक्स का जो डायलेशन होता है वो बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से भी होता है। पेल्विक ट्यूमर, जिसको हम पेल्विक गांठ कहते हैं, पेल्विक क्षेत्र में ट्यूमर की उपस्थिति भी प्रसव प्रक्रिया का कारण बनती है। और यात्री में गड़बड़ी, यहाँ पैसेंजर से मतलब यह है कि गर्भस्थ शिशु से है। गर्भस्थ शिशु संबंधी निम्न जटिलताएं, जैसे कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके सिर का आकार अगर बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो भी ये ऐसी स्थिति देखी जाती है। तो इस वजह से होता है ये। इसमें जटिलताएं क्या, देखिए लक्षण क्या होते हैं, पहले इसमें इसको देख लीजिए। तो प्रसव प्रक्रिया की अवधि अधिक हो सकती है, गर्भवती महिला को अत्यधिक थकान हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, मुंह सूख जाता है और अधिक प्रसव पीड़ा होना। शुरुआत में लेबर पेन की अवधि तथा तीव्रता अधिक होती है, परंतु बाद में मसल्स के थक जाने के कारण इनकी तीव्रता कम हो जाती है। इसकी जटिलताएं क्या होती हैं, इसको आपको हेडिंग में डाल के लिखना है, जैसे कि मैं क्लिनिकल फीचर बता रही हूँ, लक्षण बता रही हूँ, तो इसको आप हेडिंग डालेंगे। फिर लंबे प्रसव की जटिलता क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इसको आप हेडिंग में डालेंगी। तो डिहाइड्रेशन या हो जाता है, जिसके कारण माता की मृत्यु भी हो जाती है, या फिर जननाल में इंजरी हो जाती है। और गर्भस्थ शिशु संबंधी जो जटिलताएं होती हैं उनकी बात करें तो उसको श्वासारोध या एस्फेक्सिया हो जाता है, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है और मृत शिशु का जो होता है जन्म होता है। ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, रोकथाम प्रिवेंशन आपको हेडिंग डालना है। गर्भावस्था के दौरान ही प्रोलॉन्ग लेबर के जिम्मेदार कारकों को पता करना चाहिए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। उसी हिसाब से गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी के लिए उपयुक्त मेथड जो होता है उसका चयन करना चाहिए। देखिए, अगर इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और अगर हो सके तो क्या करना चाहिए कि ऑपरेशन के थ्रू करवाना चाहिए, या फिर किसी भी वेंटोस डिलीवरी या फिर ऐसी कोई डिलीवरी करवानी चाहिए। सही समय पर ये करना चाहिए, क्योंकि प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व किया गया जो प्रक्रिया होता है, मतलब जब प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट हो गई हो उसके बाद अगर ये चीज़ें पता चले काफ़ी टाइम हो गया रहता है तो भी ऑपरेशन वगैरह करना सही नहीं होता है। तो इस सब का अच्छे तरीके से आकलन करके देखना चाहिए कि क्या मेथड बेटर रहने वाला है कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट क्या करेंगे गर्भवती महिला तथा गर्भस्थ शिशु के लिए, तो प्रेग्नेंट मदर तथा गर्भस्थ शिशु को अच्छे पोजीशन में रखेंगे तथा सावधानी पूर्वक उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे और वाइटल साइन वगैरह चेक करते रहेंगे। इस प्रक्रिया को एसेस करने के लिए सर्विक्स के डायलेशन तथा गर्भस्थ शिशु के नीचे खिसकने की दर को मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये सब चीज़ें करनी चाहिए और उसको प्रॉपर आरएल ये सब ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना चाहिए।
तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कौन से आए हुए थे और उनका आंसर क्या है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।